गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने कल अपना क्लास 8th का अध्याय नंबर 1 परिमेय संख्या में कुछ पोर्शन तो पढ़ लिया था, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करेंगे सहचार्य नियम। ध्यान रखना, ये सभी नियम चल रहे हैं परिमेय संख्याओं के लिए। तो सहचार्य नियम क्या बोलता है, इसको सहचारिता भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम वही देखते हैं, सारी संक्रियाओं को सारी संक्रियाओं पर देखते हैं, जैसे योग पर, व्यवकलन पर, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई पर, और उसके बाद देखते हैं डिवाइड पर कि क्या ये सहचार्य नियम परिमेय संख्याओं के लिए कौन कौन सी संक्रिया पर चल सकता है या लागू हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं योग। तो परिमेय संख्याओं के लिए जितनी भी आपकी परिमेय संख्याएं होगी, परिमेय संख्या मैं फर्स्टली बता चुकी हूँ कि परिमेय संख्या जितनी भी आपकी पी बटे क्याओं की फॉर्म होगी, जहाँ पी भी पूर्णांक होगा और क्याओं भी पूर्णांक होगा, बस क्याओं इक्वल्स टू 0 के नहीं होना चाहिए। तो वे सारी की सारी संख्याएं क्या बन जाएंगी, आपकी परिमेय संख्याएं, सारी की सारी परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। तो हम चलते हैं योग के सहचार्य नियम पर। परिमेय संख्याओं के लिए योग का सहचार्य नियम। तो परिमेय संख्याओं के लिए योग जो होता है वो सहचार्य है, अर्थात अगर हम 3 परिमेय संख्या लेते हैं, आप कोई भी 3 परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने दिखाया है व्यापक रूप में ए, बी एवं सी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लगाते हैं सहचार्य नियम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिखा ए प्लस और ब्रैकेट को लगाया है लास्ट 2 संख्याओं के ऊपर, बराबर होगा अगर हम उस ब्रैकेट को पहली 2 संख्या पर यूज़ करें और बाद की संख्या को अलग से ऐड कर दें। तो ये आपका बन जाएगा योग परिमेय संख्याओं के लिए योग का सहचार्य नियम, जो कि परिमेय संख्याओं के लिए योग का सहचार्य नियम लागू हो जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हमें क्या दिखाना है, व्यवकलन पर। तो व्यवकलन के लिए जैसे क्रम विनिमय नहीं होता है, व्यवकलन के लिए परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन में ना तो क्रम विनिमय होता है, ऐसे ही व्यवकलन परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन सहचार्य नहीं होता है। अर्थात अगर आप कोई भी 3 संख्याएं लेते हैं, तो 3 संख्या लेने के बाद अगर आप ब्रैकेट को बाद में लगाते हैं, पहले आप ब्रैकेट को बाद में लगाते हैं और दूसरी बार आप ब्रैकेट को स्टार्टिंग में लगाते हैं और लास्ट वाली संख्या को बाद में घटाते हैं, तो आप देखोगे कि वे दोनों के दोनों बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब है यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि परिमेय संख्याओं के लिए जो व्यवकलन होता है वो सहचार्य नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं गुणन में। तो गुणन में चेक करने के लिए आप फर्स्टली हेडिंग डालते हैं गुणन। तो परिमेय संख्याओं के लिए जो गुणन होता है वो सहचार्य है, अर्थात अगर हमारे पास कोई भी 3 परिमेय संख्या ए, बी एवं सी है, तो उनके लिए हम क्या दिखाते हैं, हम सिंपल दिखाते हैं कि हमारे उनके लिए ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए गुणा बी और गुणा सी, कि या तो आप पहले बाद की दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसमें किसकी मल्टीप्लाई कीजिए, पहले वाले के साथ, और या फिर आप पहले 2 संख्याओं की मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसकी मल्टीप्लाई कीजिए लास्ट वाले के साथ। तो वे दोनों ही LHS किसके बराबर मिलेगी, आपको RHS के बराबर मिलेगी। तो ये होता है परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का सहचार्य नियम, जो कि लागू होता है। इसके बाद भाग आपके पास आता है, भाग भी परिमेय संख्याओं के लिए भाग सहचार्य नहीं है। तो क्रम विनिमय भी सिर्फ 2 ही संक्रियाओं पर लागू होता है, जोड़ पर और गुणा पर, और ये दोनों लागू नहीं होते हैं, ना ही क्रम विनिमय लागू होता है और ना ही सहचार्य नियम लागू होता है। किस पर, नंबर 1 व्यवकलन पर और नंबर 2 भाग पर। अब देखते हैं शून्य की भूमिका, कि शून्य की क्या भूमिका है। अगर आप शून्य किसी परिमेय संख्या में या फिर किसी पूर्णांक के अंदर जोड़ते हैं, तो शून्य की क्या भूमिका रहती है।
व्यापक रूप में हम देखते हैं कि अगर हम क्या करें, ए में 0 को ऐड करें या फिर 0 में ए को ऐड करें तो हमारे पास आता है कितना, ए। ब्रैकेट में ध्यान रखना कि ये जो ए है ये क्या है, एक पूर्णांक है। इसको समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए मैं कोई पूर्णांक संख्या लेती हूँ, ए बराबर मैंने ले लिया है 1। तो अगर मैं 1 में 0 को जोड़ती हूँ या फिर 0 में क्या करती हूँ, 1 को जोड़ती हूँ तो मेरे पास हमेशा 1 आएगा। तो ये क्या होगा, एक पूर्णांक है। यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि जो परिमेय संख्या होती है, ऐसे ही आप परिमेय संख्याओं को भी यूज़ करके देख सकते हो। देख लीजिए, मान लीजिए मैंने कोई परिमेय संख्या ले ली है 4/5, इसमें मैंने ऐड किया 0 को बराबर, या फिर 0 में मैंने ऐड किया 4/5 को, तो आपके पास आएगा 4/5। इसका मतलब होता है कि ये जो शून्य होता है ये परिमेय संख्या के लिए योग में एक तत्समक का काम करता है। तत्समक का मतलब होता है उसी के जैसा देता है। जैसे मैंने यहाँ 4/5 लिया था तो इसमें हमने 0 को ऐड करने के बाद भी लास्ट में हमें संख्या क्या मिली, 4/5 ही। तो देखते हैं, अतः स्पष्ट हो जाता है कि परिमेय संख्या के लिए के योग के लिए, परिमेय संख्या में भी किसके लिए, योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। कि शून्य जो होता है वो एक तत्समक की भूमिका निभाता है। उस 0 को ऐड करने से या 0 में किसी संख्या को ऐड करने से 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो संख्या है वो आपको ऐसी की ऐसी ही मिल जाती है। अब जैसे हमने 0 की भूमिका देखी है वैसे ही हम देखते हैं 1 की भूमिका, कि 1 की भूमिका क्या होती है परिमेय संख्याओं के लिए। तो व्यापक रूप में हम फिर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार 1 से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने क्या किया, ए में मल्टीप्लाई की 1 की, ए में मल्टीप्लाई की 1 की, या फिर 1 में मल्टीप्लाई की है 1 की, तो हमारे पास क्या आता है, ए ही आएगा। जहाँ ए क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। एक उदाहरण समझ लीजिए, मान लीजिए आपने कोई पूर्णांक, मैंने ए बराबर कोई पूर्णांक 2 ले लिया है। अब मुझे व्यापक रूप देखना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस 2 में 1 की मल्टीप्लाई, चूँकि हमें 1 की भूमिका दिखानी है, 2 में मल्टीप्लाई करती हूँ 1 की, या फिर 1 में मल्टीप्लाई करती हूँ 2 की। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से भी आएगा 2 एकम 2, और यहाँ से 1 दूनी, यहाँ से भी 2। तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या कहलाता है, एक, ये एक कहलाता है। तो स्पष्ट हो जाता है कि परिमेय संख्या के लिए एक जो होगा वो क्या होगा, गुणात्मक तत्समक। जहाँ आप योग करते हैं, जैसे 0 को आपने क्या किया था, 0 को आपने क्या कर लिया था, योग, ये आपने योग किया था, तो ये क्या होगा, योग के लिए ये परिमेय संख्या जो होगी वो योग के लिए, इसमें शून्य एक तत्समक बनेगा। जबकि यहाँ आपने 1 की क्या की है, गुना, तो परिमेय संख्या के लिए एक 1 कहीं का काम करेगा, एक गुणात्मक तत्समक। चूँकि आपने ए के अंदर मल्टीप्लाई की है और वहाँ आपने ए के अंदर क्या किया था, जोड़ा था, तो वो एक तरीके से योग के लिए तत्समक था और यहाँ ये गुणा के लिए तत्समक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपके पास एक संख्या का ऋणात्मक हो, मान लीजिए ये ए है और मैं 1 दे दूँ इसका ही ऋणात्मक -a, तो आप क्या करें, या तो आप इसमें इसको ऐड करें या फिर इसके अंदर आप इसे ऐड करें, तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस का है। मान लीजिए आपके पास 5 टॉफ़ी है और वो 5 की 5 ही मैंने ले लिया आपसे, तो क्या बचेगा, ये 5 की 5 आपने, ये तो प्लस है आपके पास है और आपने एक एक करके मुझे दे दी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब आप सारी टॉफ़ी किसे दे दोगे, मुझे दे दोगे, तो ऐसे ही ये से कट जाएगा और क्या बच जाएगा, 0। तो देखिए एक बार देख लेते हैं, एक संख्या का ऋणात्मक किसी परिमेय संख्या a/b के लिए यदि मैं क्या करूं, एक तो लूँ प्लस और एक ले लूँ उसका माइनस, बराबर होगा, अगर मैं उस माइनस की संख्या में उसके प्लस को जोड़ती हूँ तो इतना ही तो प्लस है और इतना ही माइनस है, तो एक दूसरे से कट जाएगा और आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब है जो ये होता है आपके पास, इसका मतलब जो आपके पास होता है किसी भी संख्या का ऋणात्मक, तो अतः a/b का योज्य प्रतिलोम,
ए बटे बी का योज्य प्रतिलोम माइनस ए बटे बी, और माइनस ए बटे बी का जो योज्य प्रतिलोम होता है, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि हमने उसको जोड़ा है उतना ही माइनस। अगर आपके पास 4 हैं तो 4 का योज्य प्रतिलोम होगा माइनस के 4। अगर आपके पास 5 है तो 5 का योज्य प्रतिलोम होगा माइनस के 5। ऐसे ही किसी भी संख्या का आप योज्य प्रतिलोम लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आ गया माइनस के 4/5 का योज्य प्रतिलोम लिखो, तो आपको लिखना क्या है, इतना ही। ये माइनस का दे रखा है तो आप इसे इतना प्लस का दे दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम। तो आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर